आइए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 और चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो वो काफ़ी कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पहले तो हमें थोड़ा सा वो रिवाइज करना पड़ेगा, फिर हम आएंगे किस पर, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं भाई, हमें पता ही है भाई, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं भाई। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस, और ये क्या होती है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। और बीच में क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाओगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, इसीलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो सारी की सारी आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर ऊपर सिमिलरली, और ऐसा ही नीचे होगा वाई एक्सिस के साथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जहां पर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए जाते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिया। मैं भाई अब आपको ग्राफ समझाने के लिए नहीं बैठूंगा। एक कोई यहां पर पॉइंट है और एक कोई यहां पर पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए यह है आपका x1 और यह है आपका y1, यह है आपका x2, यह है आपका y2। अब आप क्या स्केल से मेजर करोगे, नहीं। ठीक है, अगर बहुत बड़े एरिया पे हुआ तो कैसे निकालोगे। मान लीजिए इस रूम की हमें निकालनी है, 2 पॉइंट दे दिए जाए, आप बताओ उसकी लेंथ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और उस फॉर्मूले का क्या नाम था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, कोई बच्चा बताएगा मुझे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, क्या मुझे एग्जाम्पल देके कराने की जरूरत है। किसी बच्चे को लग रहा है भाई एक बता दो तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। इस लाइन को मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे। ये हो गया जी हमारा x1 और ये हो गया जी हमारा y1। ठीक है, ये हो गया जी हमारा x2, ये हो गया जी हमारा y2। इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को क्या कर रहा है, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशियो में। अगर किसी बच्चे को 10th क्लास में यह बात समझ में नहीं आई थी कि m:n का मतलब क्या है, m:n रेशियो का एक्चुअल में मतलब क्या है, तो पूछ सकता है, बता दूं। ठीक है भाई, जरा देखिएगा। मान लीजिए ये पूरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, ये एक कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इस वाली लाइन को 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है और इस वाली को 6 सेंटीमीटर। भाई अगर पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर और ये क्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, रेशियो। और रेशियो को लिखिए किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस पूरी लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रही है। समझ में आ रही बात या नहीं। अच्छा, अब हमें ये तो पता नहीं, हर बार तो हमें पता नहीं होगा कि पॉइंट जो है वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है या किसी और रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम निकालने के लिए जो पहले वाला पॉइंट होगा उसको m से डिनोट करेंगे, जो आगे वाला होगा उसको n से डिनोट करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन जो मैंने 10 सेंटीमीटर वाला एग्जाम्पल लिया है उस केस में ये क्या कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत। तो वो कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसको मान लीजिए क्या, x, y। तो यहां पर हम x और y की वैल्यू निकालते थे और वो फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता था भाई, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके के थे, एक था x के लिए और एक था y के लिए। x के लिए फॉर्मूला क्या था भाई,
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये चीज तो रहती है सेम, m1 और m2 ऊपर भी और m1 m2 नीचे भी, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर x2 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा x1। ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो मैंने निकाला है किसके लिए, इंटरनली के लिए। किसके लिए, इंटरनली। एक और भी डिवाइड होता है एक्सटर्नली, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए अभी उस पर हम जा भी नहीं रहे, ठीक है। तो हमें जो देखना है इंटरनली। इंटरनली का मतलब ये जो पॉइंट है वो लाइन के अंदर है, ये पॉइंट लाइन के बाहर भी हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो होता है एक्सटर्नली, ठीक है। बीच में माइनस का फॉर्मूला आ जाता है उसमें। तो इंटरनली की बात कर रहे हैं। अच्छा, y के लिए क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है भाई। बाकी सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अगर ये 10 सेंटीमीटर था तो ये मान लीजिए ये क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर में हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1। तो इस केस में क्या हो गया, m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो वहां पर हम डायरेक्टली लगाते थे क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगाते थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता था भाई, अगर यहां पर भी 1 पुट कर दोगे, और सॉरी यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो ये तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 + 1 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2। तो x के लिए फॉर्मूला बन जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y के लिए बन जाता था क्या। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई एग्जांपल देकर समझाओ तो देख लो, भी मैं एग्जांपल दे दूंगा, वरना 10th क्लास में आपने किया हुआ है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं, मान लीजिए ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये एक पॉइंट है C, तो इनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी रहे होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए क्या, x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये क्या हो गया आपका x3 y3। तो इसका आपको फॉर्मूला बताया गया था और उस फॉर्मूले का नाम क्या दिया गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मॉड्यूलस x1 के साथ क्या लग जाता है, y2 - y3 प्लस x2 के साथ में क्या लगेगा, y3 - y1 प्लस x3 के साथ में क्या लगेगा, y1 - y2। अब ये याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है भाई, कहां पर y2 लगाएं, कहां पर y3 लगाएं, कहां पर y1 लगाएं, ठीक है। तो देखो मॉड क्यों लगाया, क्योंकि एरिया ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए मॉड लगा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब x1 x2 और x3 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत कहां है, इसके अरेंजमेंट में। तो इसके अरेंजमेंट का मैं आपको तरीका बता देता हूं। मान लीजिए ये है आपका क्या, एक सर्कल बनाइए और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप कर लीजिए। यहां पे लिख दीजिए क्या, y1, यहां पर y2 और यहां पर y3, और इस सर्कल पे घूम जाइए कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कहां से शुरू कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आपको शुरुआत किससे करनी है, y2 से। किससे शुरू करना है, y2 से। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहला आ जाएगा क्या, y2 - y1, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस, फिर y3 - y1, और थर्ड पे क्या आएगा, y2 - y1 - y2। क्या बात समझ में आ रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज से पहली बात तो सर्कल बनाना है, कहीं पर भी y1 y2 y3 कहीं पर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर वाइज होना चाहिए, y1 y2 y3। उसके बाद कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और साथ में शुरुआत कहां से करनी है, y2 से। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो, अदरवाइज तो आपको वैसे ही याद होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको यह बताया गया था
कि अगर ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाए 0, ऐसा कब हो सकता है? जब ट्राइंगल फॉर्म ही ना हो, क्योंकि कितना भी छोटा ट्राइंगल फॉर्म होगा कुछ ना कुछ तो उसका एरिया होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर 0 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हुआ है। या फिर हम ये कहें कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब देखो फॉर्म नहीं होगा तो ये अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो खुद दिमाग से सोचो, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाए करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि ट्राइंगल ना बने, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी किसी ने डायरेक्शन चेंज कर दी फौरन ये क्या बना लेगा? ट्राइंगल बना लेगा। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, और अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, वाइस वर्सा होता है। ठीक है, क्या इसका क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे दूं? देख लो भाई, कोई है? इसका दे दूं? ठीक है भाई, जरा देख लो। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपसे कहेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 2, 3, -1, 2, 0, 4। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं और वो आपसे क्या कह रहे हैं? इसका एरिया बताओ। एरिया निकालने का तरीका क्या है जरा समझिएगा। ये हो गया जी आपका x1 y1, ये क्या हो गया जी आपका x2 y2, ये क्या हो गया आपका x3, और ये क्या हो गया आपका y3। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला है 1/2 मॉड में x1 की वैल्यू कितनी है? 2, फिर क्या है y2 की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस अब x2 की वैल्यू कितनी है जरा देखो। x2 की वैल्यू है -1, क्या है? -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर क्या जी y3 की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस अब x3 की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब हमें क्या निकालना है जरा फॉर्मूले में देखो, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है? 3, और y2 की वैल्यू कितनी है? 2, और क्या लगा दो? मॉड। देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। बचा क्या? ये 1/2। देखो यहां पे क्या आएगा? -2, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ रहा है। यहां पर देखो 1 आ रहा है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है। तो ओवरऑल इसका आंसर आ रहा है -5। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये कितना आ जाएगा? 2.2 स्क्वायर यूनिट। किसके इक्वल आ जाएगा? 2.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है जरा सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको एरिया दे दिया उन्होंने, कितना? 25 स्क्वायर यूनिट दे दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आप क्या करोगे? फॉर्मूला इधर पुट करोगे। मान लीजिए ये सॉल्व करके पूरा मॉड में क्या आ गया? 1/2। देखो अगर सब कुछ दिया हुआ होगा, एरिया दिया होगा, तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जरूर मिसिंग होगा। इन सारे कोऑर्डिनेट में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जरूर मिसिंग होगा। तो मान लीजिए सारा मैंने सॉल्व किया और ये आ गया x -2, क्या आ रहा है? x + 2 मान लो। चलो अब देखो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बताओ जरा। 50 आ गया। याद रखना, जैसे जब स्क्वायर हटता है और उधर स्क्वायर रूट लगता है जाकर, तो प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं। ऐसे ही जब भी मॉड हटता है तो उधर क्या वैल्यू आती है? प्लस माइनस में आती है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है वैल्यू नेगेटिव रही हो, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गई हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसे अगर आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है x की वैल्यू पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो जरा देखिए इधर, यहां से सॉल्व करो तो x + 2, यहां से क्या आएगा? +-50। बस ये चीज आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो एरिया जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस जरूर लगा लेना याद से। ठीक है,
अब देखो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू अब आप 2 बार लोगे, एक बार लोगे आप प्लस में और एक बार लोगे आप -50। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 48 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -52। x की 2 वैल्यूज आएंगी। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं तो इस बात का ख्याल रखना है आपको, बाकी तो इजी है। मुझे लगता है इस पे ट्रायंगल पे तो आने के भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट आ जाए तो ऐसे आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या कर लिया भाई, हमने कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, कहां गया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया पहला, सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर दूसरा हमने सेक्शन फॉर्मूला के दोनों पार्ट कर लिए, फिर हमने क्या कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कर लिया, इसी का पार्ट है ये, और हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो हमें याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं थे तो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहां तक सारी चीजें क्लियर है भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? नहीं, z एक्सिस की जरूरत नहीं। लाइन बेटा अगर है तो वो 2 डायमेंशनल होगी, ठीक है, लाइन क्या है, एक 2 डायमेंशन है, तो x और y एक्सिस ही होगी, z एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो है हमारा टॉपिक शुरू हो गया है स्ट्रेट लाइन का। हमें पढ़ना है क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन। किन किन बच्चों के स्कूल में हो गया चैप्टर, हो गया? आपका बिल्कुल नहीं हुआ, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हो गए, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जी स्लोप ऑफ अ लाइन। बड़े ही देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, सिंपल सी बात समझो। मान लीजिए भाई, डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, ये है जी आपकी x एक्सिस, ठीक है, और ये है आपकी y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई है, तो चलो कोई नहीं, समझ जाओ यार। ये हो गई जी हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। एक कोई लाइन आती है और इस x एक्सिस को कट करते हुए जाती है, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइन है वो इस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, मान लीजिए ये एंगल बना रही है जी कितना, थीटा। कितना बना रही है, थीटा। तो इसका जो tan थीटा होगा वही हमारा क्या होगा, स्लोप। अभी आगे डिटेल में इसको ड्राइव भी करेंगे, क्या होगा, स्लोप। अच्छा, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों ही केसेस में निकाला जा सकता है, लेकिन अभी हम सिंपली इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका tan थीटा क्या होता है, आपका स्लोप। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले यहां पे जरा डेफिनेशन देख लीजिए। इफ थीटा इज इंक्लाइंड ऑफ अ लाइन L, then tan theta is called the slope or gradient of the line L। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, याद रखना स्लोप जो है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज यूजुअली डिनोटेड बाय m। आपकी पूरी बुक में m से ही डिनोट किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि m इज इक्वल टू किसके आ गया, tan थीटा के। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये एंगल उन्होंने दे दिया 60 डिग्री का, तो इसका स्लोप क्या हो गया, बताओ जरा। स्लोप हो गया इसका tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3। सो स्लोप ऑफ अ लाइन इज 3। सो बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये x एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड मतलब कितना ऊपर है, कितना नीचे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जरा समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि ये लाइन x एक्सिस के साथ अगर x एक्सिस पे आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 हो जाएगा। तो tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है, जीरो। tan 0 कितना होता है, 0। सो स्लोप
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है? 0 होता है स्लोप। अगर ये लाइन बिल्कुल आ जाए वाई एक्सिस पर तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 90, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है, यहां पे लिख देता हूं भाई, हैं जा सकती है लेकिन आप उसका स्लोप नहीं निकाल पाओगे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चंस बन गए। उन्होंने लाइन का नहीं पूछा, उन्होंने किसका पूछ लिया कि स्लोप ऑफ x एक्सिस बताइए। अब आप फंस गए हैं, x एक्सिस के साथ तो पढ़ा था हमने, x एक्सिस का तो पढ़ा ही नहीं। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन को आप क्या करो, x एक्सिस पर ले आओ। तो एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री का। 0 डिग्री हो गया तो स्लोप भी क्या हो गया? 0। अगर वो आपसे पूछ लें स्लोप ऑफ y एक्सिस, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या पूछ लिया है, x एक्सिस के साथ तो पढ़ाया था, y का तो पढ़ाया ही नहीं। तो भाई y एक्सिस पे एंगल इस लाइन का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और इसका मतलब यहां पर इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डिटेल में भी समझा सकता हूं। कैसे? स्लोप को m से डिनोट करते हैं। tan थीटा क्या होता है भाई? sin थीटा ओवर cos थीटा। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। किसके लिए? x एक्सिस के लिए। अगर 0 पुट कर दिया तो sin 0 तो 0 होता है, cos 0 क्या होता है? cos 0 कितना होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं। लेकिन अगर आपने थीटा ले लिया कितना? 90 डिग्री, तो जरा देखिएगा, tan थीटा sin 90 ओवर cos 90। अरे भाई क्या हो गया, उम्र हो गई है? sin 90 कितना होता है? 1, और cos 90 कितना होता है? 0, जो कि क्या होता है? नॉट डिफाइंड। याद रखना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी अलग चीज होती है और नॉट डिफाइंड अलग चीज होती है। इंफिनिटी क्या है जरा समझिए, दोनों में डिफरेंस समझा सकता हूं। इसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मैं आपको 100 रुपीज दूं और बोलूं कि 0 बच्चों में डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे 0 रुपए आएंगे। क्यों आएंगे 0? भाई रुपए तो हैं तुम्हारे पास 100, 0 कैसे आ सकते हैं? समझ गए ना? तो अब आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बट अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे बढ़ता जाऊं, तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो आप जितना आगे बढ़ोगे उससे आगे एक और नंबर है, उसको बोलते हैं इंफिनिटी। मतलब बढ़ते ही चले जाओ, कोई उसका अंत नहीं है। ठीक है? लेकिन इसका क्या है? नॉट डिफाइंड। इसका हम आंसर ही कैलकुलेट नहीं करते। कई बार बच्चे इंफिनिटी लिख देते हैं और ऑप्शंस में भी आ जाते हैं कई बार कि इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, नन ऑफ अबव, इस तरीके से। तो इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, इंफिनिटी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। स्लोप निकालना है, लेकिन कैसे? जब आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब। अब देखो, अभी हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, अब उनकी अब हमें जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें समझाऊंगा, जल्दी से समझ लो, क्विकली। इसको इरेज कर देंगे बाद में। भाई हमने बचपन में 10th क्लास में ये मान लीजिए हमारा था थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग ये होती थी परपेंडिकुलर, ये होता था बेस, और ये होती थी हाइपोटेनस। तो tan थीटा क्या होता था? हाँ जी भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो फॉर्मूला होता था भाई किसका? tan का P ओवर B। तो मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड ओवर लेंथ ऑफ दिस साइड। अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे बना दूं और ये थीटा ले लूं, तो ये हो जाती थी परपेंडिकुलर और ये हो जाता था बेस। और लेंथ ऑफ अ साइड का अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है ताजा ताजा, कि अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1 इज इक्वल
x2 y2। तो इनका आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 अंडर रूट में। ठीक है, लेंथ ना 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 ना, अगर मुझे इसकी लेंथ, चलो अभी समझा देता हूं, यहां पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, अब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे और हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने क्या किया भाई, ये ले ली मैंने x एक्सिस। ठीक है भाई, टेढ़ी हो गई क्या, कोई बात नहीं यार, चलेगा। स्केल निकालना ना सर, है स्केल से कर लो। स्केल से, हाँ इसमें स्केल कर दो। अरे वो उस पे होता है, दूसरे ऐप पर है, ये मैं अलग से पीपीटीज बनाई हुई है ना। दिख तो रहा है सर, दिख तो रहा है। स्केल है, स्केल है, कहाँ है, दिखाओ जरा। लिखा हुआ है ना। अच्छा ऐसे, हाँ यार ये भी सही है। अरे क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, सही तो है, छोड़ो। अब जरा देखो उधर, ये हो गई जी आपकी क्या, x एक्सिस, और ये हो गई आपकी y एक्सिस। कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, चलो ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने यहां पर और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया यहां पर, नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं, एक यहां पर ले लिया और दूसरा यहां पर ले लिया। अब इससे कोई लाइन पास करे, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया मान लीजिए आपको x1 और y1, इसके आपको कोऑर्डिनेट दे दिए क्या, x2 और साथ में y2। अब वो कह रहे हैं भाई ये इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप बताइए। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इससे लाइन बनाऊंगा, अगर मैं इससे लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, हाँ जी भाई, और ये लाइन जाकर एंड में क्या करेगी, इस एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी, और वो एंगल कितना होगा, थीटा। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे क्या करना है, tan थीटा निकालना है। भाई tan थीटा कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जरा देखिए। अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं, बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसी कंस्ट्रक्शन, मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अरे आजा भाई, जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है भाई। ये भी टेढ़ी है, ये टेढ़ी वेढ़ी आ रही हैं सारी, वाई एक्सिस के पैरेलल बन गई। ये तो कुछ ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, ये कुछ वाई एक्सिस का पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है। वो भी परपेंडिकुलर का पैरेलल चलेगा। चलो समझ जाओ भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस पे, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। ये हो गया मान लीजिए P, ये हो गया Q, और ये हो गया हमारा पॉइंट R। अगर मुझे देखना हो तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। हमने पढ़ा था ना भाई, 2 लाइंस पैरेलल हो, बीच में लाइन कट करके जा रही हो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। रीजन क्या होता, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और हमें tan निकालने के लिए किसकी चाहिए वैल्यू, सिर्फ एंगल चाहिए। एंगल यहां से मिले या यहां से मिले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, एंगल तो सेम ही है ना, ठीक है। तो अगर मुझे थीटा मिल गया यहां पे, मैं tan की वैल्यू निकालूंगा और वही मेरा क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। चलो जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। मुझे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओगे कि यहां इसकी और इसकी वैल्यू तो हमें पता है भाई, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x1, y की वैल्यू कितनी है, y1, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x2, y की वैल्यू कितनी है, y2। लेकिन मुझे चाहिए यहां पर भी तो एक कोऑर्डिनेट होगा। आप मुझे वैल्यू बताइए x की और y की यहां पर, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा।
अयान बेटा पहले आपसे शुरुआत करते हैं, x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू बताइए। सर x जो है वो x के बराबर है, x1 के बराबर, x1 के बराबर हो गया और y1 किसके बराबर हो गया बेटा? y1 के बराबर हो गया। कृपा इस पे कुछ कृपा बरसाइए और बताइए कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये अयान सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना आपको, सर उसने चलाया, मैं क्यों खत्म करूँ अपना दिमाग। अच्छा सर एक सेकंड, y x की वैल्यू थोड़ी आगे चली गई, x थोड़ा डिफरेंट हो गया, x थोड़ा डिफरेंट हो गया, x डिफरेंट हो गया, y की वैल्यू आप बताओ बेटा तुषार। x y1 x y1 बेटा इन्हीं को इस्तेमाल करके यूज करके बताना होगा आपको। नई चीज लोगे फिर तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आदि अच्छा हाँ सर ठीक है, x2 y1। देखो इधर जरा मेरी बात सुनिए, अगर मैं यहां से नीचे जाऊंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? x1। अगर मैं इसके नीचे जाऊंगा यहां पे जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी मेरी यहां पर, क्योंकि ऊपर नीचे जब आप मूव करते हो तो सिर्फ y की वैल्यू चेंज होती है, x की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं ऊपर जाकर देखा, मैंने कहा अरे यहां तो x की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, कितनी? x2। और जब आप ऐसे मूव करते हो तो सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं यहां से यहां पे जाऊंगा तो x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट है आपका x2 और y कोऑर्डिनेट है आपका y1। ठीक है। अब बेटा मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। अब मेरे पास देखो, क्या कह रहे हो? तो सारा यूज कर दिया। अब यहां पे ट्रायंगल बन गया। इससे पहले मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर दिखाया था। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड होती है बेस। तो अगर मुझे tan थीटा यहां पर निकालना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर ओवर बेस की। यहां पर परपेंडिकुलर आपका क्या है? QR, मतलब लेंथ ऑफ QR निकालनी है ना, और बेस क्या है आपका? PR, बेसिकली लेंथ ऑफ PR। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस लेंथ को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां से रुक जाओ, चलो इसी को ले लेते हैं। कौन सा कलर लूं जो यूज नहीं किया? यहां से यहां तक अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप ही बताओगे जब आप बोल रहे हो तो। y2 होगी सर। y2, वेरी गुड। क्योंकि भाई यहां से यहां तक, ऊपर देखो कहां तक आप गए हो, ऊपर इस एक्सिस पे अगर आप मूव कर रहे हो तो y एक्सिस पे मूव कर रहे हो, इसका मतलब कितनी हो गई? y2। टोटल लेंथ है y2। अगर y2 में से मैं ये नीचे वाला माइनस कर दूं तो मेरा ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब y2 में से मुझे क्या माइनस करना होगा? y1 माइनस करना होगा। तो इसका मतलब ये है, तुषार कह रहा तुक्का देख ला बेटा, सही बैठा बिल्कुल मेरा। सर आपको कैसे पता चला? इधर देख, टोटल कितना है बेटा? y2। तो इसका मतलब यह है कि मैं परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं तो y2 माइनस y1 ओवर। अब आ जाओ इस पर, मुझे यहां से यहां तक चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, अब तो अंधा ही बता देगा, अब तो एक्सपीरियंस हो गया। आप ही बताओ। इस बार कहां तक हम गए? x2 तक गए। x2 में से अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो मुझे यहां से यहां तक की लेंथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब मुझे यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। तो ये आ गया जी आपका क्या? x2 माइनस x1। ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मूला तैयार। बट एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है कि x2 माइनस x1 शुड नॉट बी 0। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर x1 और x2 ओवरलैप नहीं करने चाहिए, क्योंकि ओवरलैप कर गए तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। हिल गया क्या ज्यादा? पक्का? फिर ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब एक छोटा सा इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, अच्छा स्लोप, एक बात बताओ, हमने कुछ वैल्यूज पढ़ ली हैं
टेन थीटा की, जैसे कि हमें टेन जीरो की वैल्यू पता है 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। लेकिन क्या इसके अलावा एंगल्स नहीं होते हैं? होते हैं। उसकी वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता। अगर मैं 27 पूछूं तो आप फंस जाओगे। लेकिन क्या 27 की कोई वैल्यू नहीं होगी? 100% होगी। लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ाया गया जितना आप इजीली कर पाओ। इसका मतलब यह है कि अगर tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर ये तो होती ही नहीं है। हो सकती है, एंगल हो सकता है फिर कुछ और रहा हो, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन joining 2, 3 and 4, 7, -1 with x-axis। ठीक है, या फिर नहीं भी होगा तो समझ जाओ, ऐसे इतना भी लिख देंगे तो बात बन गई। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स भी लिख देता हूं, 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट से मिलकर बनने वाले स्लोप निकालिए आप। सो बेसिकली हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये हो गया जी हमारा x1 और y1, और ये हो गया क्या हमारा x2 y2। tan थीटा कैसे निकलता है? x2 माइनस x1, सॉरी लिख रहा हूं भाई लेकिन बोल रहा हूं x, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है? -1, और y1 की वैल्यू कितनी है? 3 ओवर x2 की वैल्यू कितनी है? 7, और y1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ऊपर आ रहा है -4 और नीचे क्या आ रहा है? 7 माइनस x2 माइनस x, अच्छा यहाँ पे 2 है। ये कितना आ रहा है? 5। तो ये आ गया आपका tan थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? सर आपने बोला था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। भाई यहां पर बात किसकी हो रही है? हाँ जी, यहां पर tan थीटा की बात हो रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होना चाहिए। हो सकता है ये पॉइंट्स पता किधर लाया कर रहे हो? ऐसे लाया कर रहे हो, एक पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां। तो अपने दिमाग में ये मत करो कि बस ऐसे ही होगा। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, और जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हुआ tan नेगेटिव भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया आपका क्या फॉर्मूला है? एंगल की वैल्यू निकालनी नहीं, हमें tan थीटा निकालना, वही स्लोप है। तो इसका स्लोप कितना हो गया? -4/5। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी -4/5। क्या बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? अयान बेटा मुझसे पूछ लो अगर कोई डाउट है, डिस्कशन मत करो, ठीक है? हाँ जी, हो सकता है क्वेश्चन जरा सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन एक और देता हूं। वो आपसे कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x when slope of a line formed by 2 points, 2 points कौन सा? 2, -1 and x, 7 is 1/3। हैं? अरे वाइन नहीं भाई, उल्टी सीधी चीज चलती दिमाग में। वैन ही नहीं बोल सकता ये। क्या बोला इसने? वाइन। अच्छा देखो, मुझे आज तक स्पेलिंग नहीं पता। नहीं वो WNE वाला तो वो तो शराब वाली बात होगी ना, होता है। ये सब पता है, स्पेलिंग सब पता है एकदम। अच्छा चलो इधर देख लो। इसका मतलब ये हो गया, जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया जी x1 और ये हो गया जी आपका y1। ठीक है, ये हो गया जी आपका x2, ये हो गया आपका y2। अच्छा एग्जाम में ऐसे मत लिखना जैसे मैं कर रहा हूं, अभी बताऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, ये तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको वहां पे लेट करना पड़ेगा। लेट x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, y2 इज इक्वल, प्रॉपरली। ठीक है,
और फिर यहाँ पे स्लोप भी लिखना पड़ेगा। स्लोप आपको गिवन है, स्लोप आपको गिवन है, कितना गिवन है 1/3। स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सर वो तो tan थीटा का था। अरे स्लोप ही तो tan थीटा होता है। हमने स्लोप लिख दिया। क्या लिख दिया? अरे यार समझ जाओ, स्लोप तो tan थीटा क्या होता है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज यहां पर पटक देनी है और अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। जरा देखो y2 की वैल्यू कितनी है भाई 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। x2 की वैल्यू कितनी है जरा देखो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 और ये कितना है 1/3। तो यहां पर आ गया कितना 8, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 ही है तो सेम ही रहेगा। ये कितना आ गया 24, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो गया प्लस। x की वैल्यू कितनी आ गई 26। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको स्लोप भी दे, कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स में से x या y मिसिंग हो सकता है, उसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर दो कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए फिर क्या होगा? आ रहे हैं बेटा, सारे पॉइंट्स पे आ रहे हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया थीटा दिया हुआ है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तब कैसे निकालोगे। ठीक है सर, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट करके निकाल लो तो कैसे? डिटरमिनेंट लगा। अब बेटा डिटर्मिनेंट कहाँ पढ़ा रहे, 12th क्लास का है। नहीं, हमारे वाले ने बोला उससे कर लो, उस वो वाले फॉर्मूला की जगह। एक बात बता, जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है उसको पढ़ा के फायदा क्या है? नहीं, उन्होंने अब मैं आपको डिटर्मिनेंट पहले से सिखाऊं हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने पढ़ा हुआ है 10th में, वही याद कर लो। अच्छा, अब देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं जब आप ग्राफ बनाते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो। अभी टेढ़ी है, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, पहले टेढ़ी बोल देता है। ये एक्चुअली ना बोर्ड थोड़ा सा वॉल तिरछी है और जिसकी वजह से सारा कुछ ही तिरछा हो चुका है इसका। तो ये है भाई हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। यहां पर अगर कोई लाइन है जो इस एक्सिस के साथ कैसा बना रही है, 2 तरीके के एंगल बनाएगी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो लाइन है वो इस एक्सिस के साथ 2 एंगल बना रही है। एक बना रही है क्या, अरे भाई आजा, एक बना रही है क्या एक्यूट एंगल और दूसरा क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, विच इज 180 माइनस थीटा, या फिर हमने पढ़ा हुआ है क्या, क्या पढ़ा हुआ है बता सकते हो क्या, पाई माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। अब 2 एंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक है एक्यूट, क्योंकि 180 में से मतलब जान के मैंने क्या लिया है, थीटा जो लिया है वो क्या लिया है, एक्यूट लिया है। अगर एक्यूट है तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन 90, और अगर लेस देन 90 है तो tan थीटा हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो tan थीटा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, कोई दिक्कत है ही नहीं। या फिर मैं ये कह दूं, ये कह दूं कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, ऑब्ट्यूज की, केस 2, केस 2, व्हेन एंगल, नेक्स्ट पे तो नहीं जा रहा है, व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, अरे क्या लिख दिया मैंने, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा जरा देखो, tan पाई माइनस थीटा। भाई पाई माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, क्योंकि ये है एक्यूट, 180 में से कुछ माइनस करोगे लेस देन 90 तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है,
नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप स्लोप निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। स्लोप पहले माइनस आ गई हैं, पहले माइनस आ गई, उसके आगे माइनस लगा दोगे प्लस तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूट के केस में तो स्लोप रहता है पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज के केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक और तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं, एक और तरीके से भी जरा देख लो। यार फैन ऑन करोगे क्या, मुझे गर्मी लग रही है, हो रही है, और ये सर हो गई थोड़ा सा ऑन कर लो, थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्पीड से नहीं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी भाई, हाँ अरे थोड़ा तो तेज करो यार, हवा तो आए कम से कम। ये तो बस बिल बढ़ाएगा। देखो इधर, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी थी कि अगर आपके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये है आपका क्या, x1 y1, और ये क्या है आपका x2 y2, तो बार बार नहीं बताऊंगा इसका फॉर्मूला। तो इस केस में क्या रहता है, tan थीटा का फॉर्मूला रहता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, बस यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि x1 और x2 जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर ये मैं इस लाइन को क्या कर दूं, ऐसा घुमा दूं, तो ये जो थीटा है वो इस बार क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। सेकंड केस जरा देखिएगा इसका, मैं रफली बना देता हूँ हाथ से ही, लेकिन सही नहीं लगेगा। टेढ़ी हो गई फिर से, कोई बात नहीं, रहने दो टेढ़ी। अब जरा देखिए, लाइन मैंने ली है कैसी, ऐसी। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, दिमाग खोल के बैठ जाओ एकदम। अब कोई मैंने दो पॉइंट ले लिए, कौन कौन से दो पॉइंट, जरा देखिए। यहां पर देखो, ये एक पॉइंट है मान लीजिए P, और ये एक पॉइंट है मान लीजिए Q। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या, x1 और y1, इसका क्या हो जाएगा, x2 और y2। बताइए कोई दिक्कत। ये वाली लाइन यहां पर एंगल बना रही है कितना, थीटा, जो कि क्या है, ऑब्ट्यूज है। इस बार जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। अगर ऑब्ट्यूज है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ जी, तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और इस लाइन के यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल। फिर मुझे यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, किस वाले की, इसकी, PQR इसको ले लेते हैं। भाई इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ज़रा देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x2, इस पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, y1। क्या यहाँ तक किसी बच्चे हैं, x21, 2 के आगे कॉमा लगाया, हाँ कॉमा, अरे यार थोड़ा तो बिल्कुल ही ये ऑनलाइन बच्चे बैठे थे, देखो उनके लिए सोच रही है यार, थोड़ा तो खुद भी कॉमन लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ यार। 21 लग रहा है। मेरे पेरेंट्स को क्या पता है। अच्छा अब ज़रा देखो इधर, इस केस में हमें क्या निकालना है, tan थीटा। भाई ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल काम करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया,
पाई माइनस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए मुझे एंगल क्या लेना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा। लेकिन हमें तो क्या निकालना है भाई? टेन थीटा। इसके लिए आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? देखो पाई में से अब आप क्या करोगे? एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ जी, अरे बताओ। टेन थीटा क्यों आ जाएगा? माइनस टेन थीटा माइनस। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, इस बार थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन 90। मान लीजिए ये 120 है। कितना है? 120। अगर आप 180 में से 120 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 60। मतलब कि ये किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब आंसर टेन थीटा के इक्वल ही आएगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। तो माइनस टेन थीटा के इक्वल आना चाहिए भाई, जो हमारा हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। ज़रा देखिए, माइनस ऐसे ही रहने दो। फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस एंगल के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। एनी प्रॉब्लम? परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे आएगी बताओ जरा? y2 माइनस y1। क्या हो जाएगा भाई? y2 माइनस y1। एनी प्रॉब्लम? और नीचे क्या आएगा? x1 माइनस x2। क्या आएगा? ना ना, क्योंकि टोटल लेंथ में से कम वाली लेंथ माइनस करोगे ना। अब ये माइनस क्या कर दो? नीचे शिफ्ट कर दो। नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। अब ये माइनस नीचे शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली टर्म को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि जो स्लोप होता है, चाहे वो एक्यूट के लिए हो या ऑब्ट्यूज के लिए हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चेंजेस आएंगे वो इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ की वजह से चेंजेस आएंगे। आपको फॉर्मूला बदलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एक्यूट हो या फिर ऑब्ट्यूज हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कब कब कब? जब एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। वरना इससे पहले मैंने क्या दिखा था? माइनस टेन थीटा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो फॉर्मूला दोनों केस में सेम ही रहेगा, बस इतना समझाना था, चाहे वो एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक्स पे हम उसके बाद मूव करेंगे। ठीक है? क्या कह रहे हो? एक बार जल्दी से बेटा बुक पे नज़र डालो, और किसी बच्चे को कुछ पूछना तो पूछ लो। मैं ज़रा 2 मिनट रेस्ट करूँगा, फिर स्टार्ट करेंगे फिर से। अभी तक जितना पढ़ाया एक बार नज़र डाल लो, कुछ डाउट लग रहा है तो दोबारा से पूछ लो। कौन बच्चा कह रहा था स्लोप क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है? कोई कह रहा था बच्चा स्कूल में है? अरे अभी नहीं, स्कूल में। स्कूल में तो सभी कहते हैं, अभी समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया था। आपस में बातें कर रहे होंगे, साथ में बैठते हो ना दोनों? बेटा सब पता है, आपस में बातें कर रहे होंगे, समझ में कहाँ से आएगा? मुझे स्लो पॉइंट फॉर्म से समझ में। अरे मेरे भाई वहाँ पहुँचने तो दो यार, अब बीच बीच के क्वेश्चंस पूछोगे कैसे समझाऊँ बताओ? ऑर्डर वाइज चलो, जब वहाँ पे आऊँ तब बताना सर समझ में नहीं आया। ठीक है? इसके 2 पॉइंट करवा रहा हूँ। देखो मैंने आपको बोला था कि अब मैं YouTube के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, जो टफ क्वेश्चन है वो प्रॉपरली आपको कराए जाएंगे, लेकिन कोई इजी क्वेश्चन है वो छोड़ दूंगा मैं। आप देखिए क्या इसमें कुछ कराने की ज़रूरत है? हाँ जी भाई देख लो, एक एक ऐसा करो, एक इस क्वेश्चन को कर लो और एक इसको कर लो, चलो फटाफट कर लो। है बी एंड डी आपको करना है।
पीछे करो, रफ में अभी नोट्स बनाने हैं आपको, पीछे रफ में करो, लास्ट में करो। अच्छा चलो कर लो यार, फिर दोबारा से वही तो करना है, कर लो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, संडे आपका टेस्ट है, क्या आपको पता है ये बात? अब बता दे रहा हूँ, संडे आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टेस्ट है। एक क्वेश्चन रह गया था आपका, हैं? एक रह गया था ना, कर लोगे या करा दूँ? बताओ भाई। फ्राइडे को सारे क्वेश्चंस करके आ जाना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगेगा और वो वाला जो क्वेश्चन रह गया था, एक रह गया था सिर्फ, अगर कहोगे तो वो भी करा दूँगा, ठीक है? वरना यूट्यूब वगैरह या फिर गूगल से सॉल्यूशन निकाल के देख लेना, लेकिन समझ में आना चाहिए। हाँ, फिजिक्स का हो रहा था ना, अभी नहीं है बात। नहीं, इसका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बेटा सही से प्रिपेयर करके देना है। मैं थर्सडे पे रख सकता हूँ, फ्राइडे पे रख सकता था टेस्ट, लेकिन मैंने कब रखा है? संडे। पूरा हफ्ता दिया है मैंने आपको, अच्छे से प्रिपेयर करके ही टेस्ट देना है। हाँ जी, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर 2 बुक से दूंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। और आपको पता ही बेटा मेरा क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसका मतलब ये नहीं इजी छोड़ दो, 1-2 इजी डालूंगा, थोड़ा गेलो पूरे हो जाता है यार। जल्दी करो थोड़ा, 2 घंटे क्लास रखी है तो कम से कम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तक कवर करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसका इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा है ना, इसलिए 2 घंटे क्लास। इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है, भी एंगल बिटवीन 2 लाइंस और ये पैरेलल और ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। स्कूल में सारा ड्राइव करके दिखाया या फटाफट बता दिया? tan थीटा है, ड्राइव कर फॉर्मूला बताया, सारे वो लाइन वाइन के फॉर्म बताए, फिर क्वेश्चन में बताया है। अच्छा, साइलेंट कर दो भाई। हो गए? अच्छा से किया है। आगे बढ़े। हो गए सभी के? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो जरा, अब देखेंगे कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। 2 चीजें देखनी है भाई। अगर देखता हूं मैं, कुछ आगे लिखा हुआ है, हाँ जी, समझो जरा। भाई ग्राफ बना लो, ठीक है? अब 2 लाइंस है, लेकिन वो दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है भाई? मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसका नाम कलर चेंज कर देते हैं। ये 2 लाइंस हैं और दोनों ही लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। ये वाली लाइन क्या कर रही है? ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ, यार इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। सर अभी तो थीटा बोला था, अल्फा। अरे भाई अल्फा हो, बीटा हो, गामा, हमें उससे क्या लेना देना? tan थीटा होगा तो tan थीटा बन जाएगा, अगर अल्फा होगा तो tan अल्फा बन जाएगा, tan गामा होगा तो गामा बन जाएगा, उसमें घबराने है। अरे 2 चीज़ें हैं ना, इसलिए अल्फा और ये क्या हो जाएगा? बीटा। हाँ, थीटा 1 थीटा 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। बुक में अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो फिर समझाना पड़ता है वैसे ही, ठीक है? ऐसा सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो थीटा 1 थीटा 2 ले सकते हो।
अच्छा, तो देखो इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन सपोज दैट नॉन वर्टिकल लाइंस, लाइंस क्या होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, लाइन L1 एंड L2, इस वाली लाइन को वो कह रहे हैं जी L1 और इस वाली लाइन को कह रहे हैं L2, जिनका स्लोप क्या है, स्लोप्स M1 रिस्पेक्टिवली, M1 एंड M2 होगा भाई, रुक जाओ, M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल बना रहे हैं क्या, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है या नहीं है, वो आपसे ये कह रहे हैं कि tan अल्फा जो है, पहले वाले का जो स्लोप है वो M1 है, दूसरे वाले का जो स्लोप है वो M2 है। लेकिन यहां पर क्या है, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्यों इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है भाई। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं यहां पर tan ले लूं बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, M1, और ये कितना हो जाएगा, M2। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर एक का स्लोप दिया हुआ तो दूसरे का आप अपने आप ले सकते हो। मान लीजिए इसका स्लोप दे दिया 5, तो इसका स्लोप अपने आप मिल गया आपको कितना, 5। हो सकता है कि इसका स्लोप दे दें और यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे दें और उसमें से एक्स वाई मिसिंग हो, अगर इसका दिया होगा तो इसका भी सेम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए याद रखना है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो उसका tan भी इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रही है भांजे जी, ठीक है। आप जरा देखिए, अब ये जो 2 लाइंस थी पीछे पैरेलल, अब वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये बेटा जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस में भी, और अगर आप एग्ज़ाम में देखोगे तब भी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे यूज़ होगा ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे यूज़ हो गया। तो इसलिए ध्यान से समझना है पहली बात तो, और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ज़रा देखो, हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़ी से, अरे छोड़ो यार, अरे ठीक है यार, पढ़ने पे ध्यान दो, कहाँ इन चक्करों में पड़ गए। कैसे, हाँ अब ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लाइंस हैं जो क्या हैं, परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गए तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ज़रा देखिए कैसे होगा, एक ये लाइन ले ली मैंने, ठीक है भाई, और दूसरी लाइन ले ली मैंने क्या, इसकी डुप्लीकेट, और इसको मैंने रोटेट कर दिया कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पर, ऐसा कुछ सही है। 90 डिग्री आ रहा है, लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, काम चला लो भाई। ये मान लीजिए 2 लाइंस हैं जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ऊपर वाला भी 90। अच्छा, पहली लाइन है तो इसका एंगल कितना होगा, अल्फा। दूसरी लाइन है वो क्या होगा, बीटा, ठीक है। हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी भाई, ये अगर दोनों ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स का सम, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन 2 एंगल्स का सम इस बाहर वाले एंगल के सम के बाहर वाले एंगल के इक्वल होता ही नहीं होता है, हाँ जी। तो यहाँ पर भी 2 एंगल्स हैं, इनका सम किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल आएगा, ठीक है।
ज़रा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देना लेट स्लोप ऑफ L1 बी M1 एंड स्लोप ऑफ L2 बी M2। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि tan अल्फा कितना हो गया M1 एंड tan बीटा कितना हो गया M2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है बताओ ज़रा, बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा किसके इक्वल है? 90 प्लस बीटा के इक्वल। बताइए कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पर? अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं बोथ साइड्स क्या ले लूंगा 10, तो क्या हो जाएगा ज़रा देखो, यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 90 प्लस बीटा। चाहो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, या फिर एक और इजी मेथड है, क्या एक और इजी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करो 90 यहीं छोड़ दो, इसको इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90। अरे यार यहाँ पर कर दो, सॉरी इधर देख लो ज़रा, यहाँ पे निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूँ 90 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। कैसे निकलेगी? ये प्लस में इधर जाकर माइनस। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि tan 90 की वैल्यू मुझे पता है, मैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करूँ, ईजी वे में करूँगा। आदि इधर ज़रा देखिएगा, जब बोथ साइड लोगे तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan 90। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री करा रहा था कि हर चैप्टर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्मूलों का यूज़ होगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को इस माइंडसेट से करें कि हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब वो सर कुछ डा रहा है, इसका मतलब इसके दिमाग से निकल चुकी है बातें। क्या बात कर रहे हो बताओ फिर। tan x minus tan y, tan alpha minus tan beta, हाँ divided by 1 plus tan alpha tan beta। अरे कमाल कर देता। आज सब जाने का मतलब गवाह नहीं है। और tan 90 कितना होता है? 1। ठीक है, हाँ tan 45 नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब कि मैं 1/0 लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ज़रा देखो, इसकी वैल्यू आ गई जी M1, ये आ गया आपका क्या M2। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा आ गया। कोई दिक्कत? अब ज़रा देखो, ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है M1 और tan बीटा की वैल्यू कितनी है M2। M1 क्या था? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। M2 क्या था? स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। इसका मतलब ये है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। समझ में आ रही बात? यानी तो इस बात का आपको रखना है ख्याल कि M1 इंटू M2 जो है वो -1 के बराबर होता है। कब? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसी चीज़ को कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है, M1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो MCQs में कई बार ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, तो बात एक ही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज M1 एंड सेकेंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट, फाइंड द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अब आप फंस गए भाई, ये क्या पूछ लिया,
तो सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, m2 की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/m1, ठीक है। तो उसको जाके डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पर होगा कि भाई एक लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है, दूसरी लाइन का स्लोप आप यहीं से निकाल सकते हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी और भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो उस केस में क्या होगा, ये छोटा सा पार्ट बन जाएगा कि एक लाइन का दिया हुआ, दूसरी लाइन का आप इसकी मदद से निकाल लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ज़रा, ये पहले तो एक एग्जाम्पल ज़रा समझिएगा। मान लीजिए इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज -2, हाँ जी, इधर -1 एंड find the slope of second line या another line which is perpendicular to this line। इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए ये दोनों लाइनें क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो गई तो इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, -1। पहली लाइन का आप लेट कर लोगे m1 या स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू -2। m1 की वैल्यू है, स्लोप दिया हुआ है लेकिन m1 थोड़ी ना दिया हुआ है, m1 तो हमने लेट किया है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन विल बी 1/2। तो इसकी मदद से आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी सी बात है, यहाँ पे ज़रा नज़र डाल लीजिए, अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। वो आपसे क्या कह रहे, 2 नॉन वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ and only if their slopes are negative reciprocals of each other। negative reciprocals of each other का क्या मतलब है भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ जी भाई, -1/m2। m2 की वैल्यू क्या होगी, -1/m1। इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब बात करेंगे क्या, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस लेनी है, ज़रा देखिएगा। अभी हमने इससे पहले देखा था 2 लाइंस परपेंडिकुलर थी। अब मान लीजिए एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है। अरे ये तो लाइन ही है, और दूसरी ये लाइन है, ऐसे 2 लाइन है मान लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल नहीं है। मानते हो नहीं मानते बात को? अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका थीटा कुछ और होगा। हाँ जी भाई, इसको अल्फा बीटा मान लो या θ1 और θ2 मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तिरंगा बना दिया। अच्छा, अरे भाई कृपा जी, थोड़ी सी कृपा करेंगे मेरे ऊपर। अब इन दोनों के बीच में ये बन रहा है एंगल। ये एंगल मान लीजिए क्या है, अल्फा। बुक में देखो जरा, इसको θ1 θ2 ही लिया हुआ है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। देखो तो α1 है α2 और ये θ लिया हुआ है। कोई बात, मैं एक्चुअली जैसा बुक में वैसे ही कराऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या दिया हुआ है बताओ जरा, α1 α2 और ये है आपका α1। ये क्या है, θ। और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फाई, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं क्या, 180 माइनस θ। वो थीटा सर बाहर है, वर्टिकली ऑपोजिट।
क्या वर्टिकली ऑपोजिट हो थीटा दूसरे क्रॉस यहाँ पर? अरे उससे कोई दिक्कत, ऊपर निकालो या नीचे, उससे क्या दिक्कत है? तो जस्ट बता पता तो था मुझे, लेकिन मैं बस बता रहा था आपको पता नहीं पता था, नहीं पता है। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं मुझे पता है। हाँ जी भाई, जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं, लेट करना पड़ेगा आपको कुछ। लेट ये हो गई आपकी L1 और ये हो गई L2, ठीक है भाई। और इसका एंगल कितना है α1 और इसका कितना है α2। तो आप लिखोगे लेट स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 का मतलब ये है कि वो क्या होगा tan α1, जिसको मान लेते हैं m1, ठीक है भाई। और दूसरा क्या हो जाएगा एंड स्लोप ऑफ L2, जो कि क्या हो जाएगा α2 विच इज इक्वल टू m2, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, इन थ्री एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप दिख रही है क्या? अभी इससे पहले वाला हमने देखा था, ठीक है। सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू दिस। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि α2 इज इक्वल टू व्हाट α1 प्लस थीटा, या फिर α1 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट α2। मतलब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड tan ले रहा हूं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स आप क्या ले लोगे tan, लेकिन tan लेने से पहले एक छोटा सा काम करना है आपको। वो काम क्या है जरा देखिएगा। मुझे निकालना है tan थीटा। अगर मैं इसका tan थीटा निकाल लूंगा तो मैं एंगल निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं इसके ऊपर ले रहा हूं tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan α2 माइनस α1। अब यहां पे क्या कीजिए, लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, tan थीटा इज tan α2 माइनस tan α1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan α2। अब यहां पे क्या कीजिए, m1 और m2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जरा देखिए, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लूं तो मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा? देखो कैसे निकालोगे जरा सुनिएगा। मान लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आंसर 1 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पर। कब होती है tan 45। tan से tan कैंसिल आउट, थीटा कितना आ गया, तो इसकी वैल्यू, इससे tan थीटा की वैल्यू निकलेगी, एंगल की वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इससे आप क्या करोगे, स्लोप की मदद से। इसका मतलब यह है कि आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप पता है, आप यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए और वहां से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिए। और जब आपको वैल्यू मिल जाएगी तो वहां पर देखिए वो वैल्यू tan की किस एंगल की वैल्यू है। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये स्लोप कतई नहीं है, ये भी स्लोप कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं है एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, इस एंगल को निकालने के लिए, ठीक है। स्लोप ये वाले हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स बने हुए हैं। ये वाला एंगल क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? हाँ जी बिल्कुल नोट कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। और वो बात क्या है कि एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव।
एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। सॉरी क्या बात कर हमने पढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कोई भी बात नहीं हो रही है, तो यहां पर हम जो थीटा लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। समझ में आ रही बात ही नहीं? तो इसके लिए आप क्या लगा दोगे, मॉड लगा दोगे कि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी आ गई गलती से तो वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव ही आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए? कोई दिक्कत? घर पे बैठ के आपको एक बार सारी चीजें देखनी भी पड़ेंगी समझने के लिए। आपको याद क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी दुनियादारी से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा काम था कि ये फॉर्मूले आए कैसे, वो सारी चीजें मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दी, ठीक है। नोट कीजिए। एक सेकंड जरा मुझे बुक दिखाओ, कुछ रह तो नहीं रहा है कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज रह तो नहीं गई? अच्छा हाँ, ये थोड़ी सी चीजें हाँ एक चीज और रह गई भाई, ये एक चीज और बता दूं, एक चीज और रह गई भाई, रुक जाओ जरा। रुक जाओ, पकड़ो जरा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया। देखो जरा, अब ये वाला किसके लिए निकल गया? देखो इस वाले एंगल की वैल्यू तो निकल गई, इस वाले की कैसे निकलेगी भाई? थीटा मान लीजिए निकल गया 45, 180 में से आप क्या करो 45 माइनस कर दो, वो वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, ये दो केसेस आपको ध्यान में रखने हैं, दो केसेस बेटा ध्यान में आपको रखने हैं। कौन कौन से वो केसेस हैं? जरा देखिए, अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। क्या आ जाती है? पॉजिटिव। जैसे 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो उस केस में होगा क्या? तो इस केस में tan थीटा रे यार, रुक जाओ, एक और है, पीपीटीज तो सही बनाई थी यार, ये आगे पीछे कैसी हो जाती है। जरा देखिए, इफ दिस इज पॉजिटिव, मतलब अंदर इसको सॉल्व किया, आंसर आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा इज पॉजिटिव, देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव। भाई ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है ही किसका, tan थीटा के इक्वल ही तो है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। और देन और तब क्या होगा, tan फाई का मतलब अभी दो हमने बनाए थे ना, ये था हमारा थीटा और ये क्या था फाई, तो tan फाई विल बी नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, विच मीन्स जो थीटा है, थीटा विल बी एक्यूट एंड फाई विल बी ऑब्ट्यूज। इसका सेकंड केस जरा देख लो, सेकंड केस बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है, बस छोटी मोटी चीजें बदल जाएंगी। वो कह रहे हैं अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव मतलब -2 -3/2 इस तरीके की वैल्यूज आती है, तो होगा क्या, tan थीटा विल बी नेगेटिव। ये दोनों लाइंस बनाई, ये क्या आ रहा है थीटा, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रही है नेगेटिव, तो इसका ये मतलब है कि फिर जो दूसरा वाला एंगल होगा फाई, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, विच मीन्स दैट थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, समझ में आ रही बात या नहीं? ये वाला एंगल थीटा जो है, जो थीटा है 90 डिग्री से बड़ा होगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा, तो थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंड फाई विल बी एक्यूट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी मोटी सी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब भी आप एंगल बिटवीन टू लाइंस कैलकुलेट कर रहे होगे तब, ठीक है। नोट कीजिए।